हेलो दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं प्ले विद योगी। आज के हमारे वीडियो का विषय रहने वाला है डार्कसाइडर फर्स्ट में आने वाले सभी बॉसेस से किस तरीके से फाइट की जा सके जिससे कि विदाउट डैमेज या कम से कम डैमेज के साथ उनको डिफीट किया जा सके। तो आज की हमारी जर्नी शुरू करने से पहले हमें डार्कसाइडर की स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, जिससे कि आज की हमारी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो बेसिकली ये गेम की स्टोरी क्रिश्चियन माइथोलॉजी पे बेस्ड है। पूरी की पूरी नहीं, काफ़ी हद तक फिक्शनल है, बट क्रिश्चियन माइथोलॉजी से एक बेस लिया गया है, जिसके अनुसार एक क्रिएटर होते हैं जो एंजल्स और डीमंस को बनाते हैं। एंजल्स के लिए वो हेवन और डीमंस के लिए हेल बनाते हैं, और इन दोनों के बीच एक सामंजस्य बना रहे, एक बैलेंस बना रहे, इसके लिए चार्ड काउंसिल नाम की एक पावरफुल एंटिटी बनाते हैं। तो उसके बाद हमारे क्रिएटर भैया पिकनिक पे चले जाते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये माता पिता के सानिध्य के बिना उनकी औलादों के बिगड़ने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है, और होता भी हुई है। एंजल्स और डीमंस आपस में युद्ध करना शुरू कर देते हैं और वर्चस्व की एक लड़ाई का शुभारंभ हो जाता है। और इसी दौरान डीमंस की एक क्वीन लिलिथ, जिसे मदर ऑफ ऑल डीमंस के नाम से जाना जाता है, वो एंजल्स और डीमंस के एसेंस को मिला के एक नई स्पीसीज नेफिलिम का निर्माण करती है। और नेफिलिम भी एक समय के बाद अपने लिए एक किंगडम की डिमांड करते हैं, जो कि चार्ड काउंसिल उन्हें नहीं देता है। और इन्हीं युद्ध के दौरान एक नई स्पीसीज ह्यूमन का जन्म होता है, और चार्ड काउंसिल इडन नाम के एक स्थान को उनको दे देता है, जिससे कि नेफिलिम काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और कत्लेआम शुरू कर देते हैं। इन्हीं नेफिलिम में 4 ऐसे नेफिलिम थे, वार, डेथ, फ्यूरी एंड स्ट्राइफ, जो कि उनकी इस विचारधारा, इस कत्लेआम से सेटिस्फाई नहीं थे और बैलेंस को सपोर्ट करते थे। अतः वो चार्ड काउंसिल के पास अप्रोच करते हैं। चार्ड काउंसिल उनको अनइमेजिनेबल पावर देती है, जिससे कि वो नेफिलिम को हरा सकें। और फिर होता भी यूँ ही है, ये चारों हॉर्स में जाते हैं और सभी नेफिलिम को ख़त्म कर देते हैं। इन्हीं नेफिलिम का एक बॉस, जो फर्स्ट नेफिलिम होता है, वो एब्सलोम होता है, जिसको डेथ ख़त्म कर देता है, और इन सारी सोल्स को एक एम्यूलेट में ट्रैप कर लिया जाता है। उसके बाद चार्ड काउंसिल हेल और हेवन के जो भी लीडर थे उनको बुलाती है, और एक पैक्ट 7th सील का निर्माण किया जाता है, जिसके अनुसार जब तक ह्यूमंस इस लेवल के नहीं हो जाते कि वो एंजल्स और डीमंस के साथ लड़ाई कर सकें, युद्ध कर सके, तब तक एंजल्स और डीमंस ह्यूमंस के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेंगे। और 7th सील पैक्ट एक्ट बनाया जाता है। जब भी ये 7th सील अगर टूटती है तो 4 हॉर्समैन ऑफ अपोकलिप्स यानी वार, डेथ, फ्यूरी और स्ट्राइफ को समन किया जाएगा, जो कि जिसकी भी फॉल्ट रहेगी उसको ख़त्म करेंगे और बैलेंस को रीस्टोर करेंगे। बट क्या होता है, अचानक जब तक ह्यूमन के डेवलप होने से पहले ही एंजल्स और डीमंस अर्थ पे आ जाते हैं या ईडन पे आ जाते हैं और अपना युद्ध शुरू कर देते हैं। और इस युद्ध पे शुरू होने के कारण वार को सम्मन किया जाता है, और वार भैया हमारे ईडन पे एंट्री लेते हैं। जैसे ही वार हमारे ईडन पे एंट्री लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केवल उसी को सम्मन किया गया है और बाकी 3 हॉर्समैन को सम्मन नहीं किया है, जिस पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसा क्यों हुआ इसको जानने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब वो इस चीज़ के लिए एक्सप्लोर करते हैं तो पाते हैं कि एंजल्स और डीमंस ईडन पे युद्ध कर रहे हैं, और काफ़ी सारे ह्यूमंस इस युद्ध के शिकार हो चुके हैं। और जो बैलेंस रिस्टोर करने के लिए हॉर्समैन आए थे, वो सभी हॉर्समैन ना आके केवल एक वार हॉर्समैन ही आता है। और वार इस जर्नी में एक एंजल का सामना करता है, जिसको एबेडोन कहते हैं, और ये एबेडोन ही हेवन का मेन लीडर होता है। और ये एबेडोन जब वार को देखता है तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि 7th सील नहीं टूटी तो फिर हॉर्समैन कैसे समन हुए। Impossible. Abaddon. What is this? Where are my brothers? This cannot be. The final seal. My lord! How did this happen?
The seventh seal was not broken! Abaddon! तो इस कन्वर्सेशन के दौरान अबेडन काफ़ी कंफ्यूज था और इस कंफ्यूजन का फ़ायदा उठा के एक पावरफुल डीमन स्ट्रागा ने अबेडन को मार दिया था। एटलीस्ट गेम की शुरुआत में तो ये लगा था। और ये स्ट्रागा अब अपना अगला टारगेट वॉर को बनाने वाला था। तो देखते हैं कैसे वॉर इससे लड़ता है। तो चलिए। तो ये हमारे गेम के सबसे फर्स्ट बॉस हैं स्ट्रागा भैया, और इनको हराना बेसिकली काफ़ी आसान है। और जैसे मैंने अपने गेमिंग एक्सपीरियंस से पाया कि जितना बड़ा डीमन होगा वो उतना ही ज़्यादा इजीली डिफीट किया जा सकता है, क्योंकि उसके मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसके भी मूवमेंट काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। बीच बीच में ये कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कार उठा के अपने वॉर पे अटैक करता है, और इन्हीं कार्स का फ़ायदा उठा के अपन इस डीमन पे अटैक करेंगे, जिससे कि डीमन थोड़े समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाएगा और वार के अटैकिंग रेंज में आ जाएगा। तो वार इसी रेंज का फ़ायदा उठा के इस पर अटैक करेगा। कुछ अटैक करने के बाद ये एनरेज होगा और इस प्लेटफॉर्म को उठाने की कोशिश करेगा, जिससे अपन को बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को हिलाने से वार भैया के कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और शांति से हमको ऑब्जर्व करना है क्या करते हैं स्ट्रागा भैया। प्लेटफॉर्म उठा के स्ट्रागा भैया हमारे एक रोर इमिट करते हैं, जिससे कि इजीली जंप करके बचा जा सकता है। और फिर अगेन कुछ फिस्ट अटैक किए जाते हैं, जिनसे वेव्स जनरेट होती है फायर की, और उन फिस्ट से भी आराम से इजीली हम इवेट कर सकते हैं। और अगेन हमारे स्ट्रागा भैया वापस वही प्रेडिक्टेबल मूव्स कार को उठा के हमारे ऊपर थ्रो करने वाले हैं, और इन्हीं कार्स को उठा के हम स्ट्रागा भैया पे वापस थ्रो कर देंगे। और स्ट्रागा भैया हमारे कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाएंगे और वार भैया की अटैक की रीच में आ जाएंगे। और अगेन हम ऐसा ही करेंगे। कुछ समय तक इस तरीके से रिपीटिशन करने के बाद स्ट्रागा भैया हमारे डिफीट हो जाएंगे, और कम्प्लीटली तो नहीं, बट हाँ फिलहाल के लिए डिफीट हो जाएंगे। तो चलिए एंजॉय करिए। तो स्ट्रागा से लड़ते लड़ते अचानक वॉर की पावर ख़त्म हो जाती है, और स्ट्रागा वॉर की पावर को ख़त्म होने का फ़ायदा उठाता है और उसे अपनी फिस्ट में क्रश कर देता है। अब इसके बाद की स्टोरी, चूँकि हमारा वीडियो बॉस लोगों से फाइट करने का है, इसलिए इसमें नहीं दिखाई गई है, इसलिए मौखिक तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्ट्रागा वॉर को अपनी फिस्ट में क्रश कर देता है, वैसे ही चार्ड काउंसिल उसको सम्मन करती है, और चार्ड काउंसिल उससे पूछती है कि तुम कैसे गए वहाँ पे बिना सम्मन का ऑर्डर आए। तो वार उनको समझाने की कोशिश करता है कि मुझे सम्मन किया गया था, इसीलिए मैं वहाँ गया था। बट चार्ड काउंसिल इस बात को नहीं मानती है, और लगभग 100 साल तक 100 ईयर तक वार को इम्प्रिजन रखती है। और वार के द्वारा बार बार चार्ड काउंसिल को समझाने के बाद कि उसको मौका दिया जाए खुद को बेगुनाह साबित करने का, चार्ड काउंसिल आखिरकार 100 साल बाद उसे फ्री करती है और अर्थ पे या ईडन पे वापस अपने समनिंग का कारण जानने के लिए भेजती है, और एक वॉचर को उसके साथ अटैच कर देती है। ईडन से आते ही उसका पहला सामना होता है फैंटम जनरल से, और फैंटम जनरल भी काफ़ी इजीली डिफीट हो जाने वाले बॉस में से है। इसके लिए वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, 3 टाइप का अटैक करता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अटैक से आपको इवेट करते हुए इसको ख़त्म करना है। तो इसमें के लिए मैं शांत होता हूँ, आप एंजॉय कीजिए बॉस के साथ फाइट को। I will
तो फैंटम जनरल को डिफीट करने के बाद हमारे बार भैया अपने क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए एक डीमन वल्ग्रिम के पास जाते हैं। वल्ग्रिम से बताता है कि सेमाइल नाम का एक डीमन है जो इसकी इस काम में मदद करेगा। और सेमाइल के पास जाने के बाद सेमाइल वॉर को कहता है कि ये सभी डिस्ट्रॉयर के द्वारा किया गया है, जो कि एक पावरफुल डीमन है, और तुम अभी डिस्ट्रॉयर के सामने कुछ भी नहीं हो। तो अभी डिस्ट्रॉयर के पास जाने का मतलब है तुम्हारा खात्मा। तो और उसी डिस्ट्रॉयर के टावर को अकॉर्डिंग टू सेमाइल 4 चूज़न वन गार्ड कर रहे हैं। उन 4 चूज़न वन को ख़त्म करके उनके हर्ट को मुझे ला के दोगे तो मैं डिस्ट्रॉयर तक जाने का तुम्हारा रास्ता ओपन कर दूँगा। इस शर्त के साथ सेमाइल वहाँ से चला जाता है और वार अपने इस जर्नी पे उन 4 चूज़न वन को ख़त्म करने तक निकल जाता है। और इसी चारों को ख़त्म करने के दौरान कुछ और डीमंस का सामना वार के द्वारा किया जाता है, छोटे मोटे डीमंस का, जिनमें से एक ये डीमन भैया आपके सामने है। तो चलिए, वैसे तो इस डीमन को हराना काफ़ी ईजी है क्योंकि इसके कुछ प्रेडिक्टेबल मूव हैं। ये अपने आसपास के एरिया में ही अटैक करता है, तो यदि आप इससे इनफ डिस्टेंस बना के रखेंगे तो इट इज़ नॉट ए बिग डील टू डिफीट हिम। और साथ ही इसको इस तरीके से नॉकआउट या इस तरह से अनकॉन्शियस करने के लिए इस वार के पास एक ब्लेड होती है, जिस ब्लेड को इसके 3 येलो हिट पॉइंट्स पे एक साथ टारगेट करने पर ये कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। उस अनकॉन्शियसनेस का फ़ायदा उठा के अपन को अटैक करना है। 3-4 बार इस तरीके से अटैक करने के बाद ये डीमन डिफीट हो जाएगा। चलिए तो इस फाइट को एंजॉय करिए। तो अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट चूज़न वन टियामेट से। तो अपनी वो जर्नी जिसमें उस वार चूज़न वन जो 4 चूज़न वन है, जो समाइल के अनुसार डिस्ट्रॉयर जिस टावर में उसको गार्ड कर रहा है, तो टियामेट उनमें से एक फर्स्ट चूज़न वन होता है जिसको मारने के लिए हमारे बार भैया पहुँच जाते हैं। दिखने में काफ़ी ही ज़्यादा डरावना है, और जैसा कि लेकिन मैंने कहा जितना ज़्यादा बड़ा बॉस होगा उतना ही उसको हराना आसान होगा, क्योंकि काफ़ी सारे मूव्स के प्रेडिक्टेबल होते हैं और इजीली विजिबल होते हैं। तो टियामेट के साथ
किस तरीके से लड़ाई की जाए, इस विषय में अपन बात करेंगे। तो इनिशियली टियामेट आप हमेशा एयर में मूव करता रहेगा और उसको एयर से ग्राउंड पे लाना अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा। और एयर से ग्राउंड में किस तरीके से लाया जा सकता है, कुछ शेडो बॉम्ब्स ग्राउंड में अपन को गिरे हुए मिलेंगे। इन शेडो बॉम्ब्स को अपन को सबसे पहले टियामेट पे थ्रो करना है और ब्लेड से इस टियामेट की शेडो बॉम्ब पे प्लस जो फायर आसपास है बाउंड्री वाली फायर पे टारगेट करके थ्रो करना है, जिससे कि शेडो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और अपना टियामेट जो है ग्राउंड पे आ गएगा और उसको इस तरीके से अटैक करना है। कुछ समय तक इस तरीके से करने के बाद टियामेट परमानेंटली अपने ग्राउंड पे आ जाएगा और फ्लाई करना बंद कर देगा और फिर अपन को टियामेट को ईजिली हराने में आसानी होगी। तो आप अब इस फाइट को एंजॉय करिए। Do it! Tear out her heart while she still lives. I want to hear her scream. I am one of the chosen. I can grant your every wish. Can you restore the balance? No wonder Samael wants this thing. It's coursing with power. You really think he's going to let you live long enough to collect on your end?
Come on already. What are you waiting for? You plan on using them hands ever again? You best not go touching that what ain't yours. Uthane. तो ये भैया हमारे उल्थेन है। बेसिकली ये विलन तो नहीं है, बट हाँ अपने मिशन के दौरान अपना इनसे सामना होता है, एनकाउंटर होता है। और ये जानने के लिए कि वास्तव में ये जो सामने बंदा है वो वारी है, इससे फाइट करता है। यदि आपने डार्क साइडर 3 खेला होगा तो आपको वहाँ से एक हिंट मिला होगा कि डार्क साइडर 3 में कैसे फ्यूरी उल्थेन को कहता है कि वार नाम का जो भी अगर हॉर्समैन तुम्हारे साथ एनकाउंटर करता है तो उसकी हेल्प करना। तो उल्थेन इसकी हेल्प तो करना चाहता है, बट जानना चाहता है कि वास्तव में ये वार है, इसलिए इसे एक छोटी फाइट होती है। तो अब हम केवल मेन बॉस से फाइट को ही अपन कमेंट्री करेंगे। बाकी छोटे मोटे बॉस की फाइट को आप खुद भी डील कर सकते हैं। हाँ, इस उल्थेन की फाइट के सामने मैं कुछ आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो कि हालांकि आप गेम के दौरान भी सीखेंगे। हर हॉर्समैन की एक फॉर्म होती है, एक पावरफुल फॉर्म होती है, मैजिकल फॉर्म होती है। वैसे ही हमारे वार भैया की फॉर्म है केओस। और ये फॉर्म कब एक्टिवेट होती है? आप विंडो पे अपर लेफ्ट साइड में एक राउंड सा मीटर देख रहे होंगे, जो जैसे भी अपना वार भैया अटैक करता है तो ये मीटर धीरे धीरे कंप्लीट होने लगता है। तो जब ये मीटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इसे केओस मीटर बोलते हैं। जैसे ही केओस मीटर फुल हो जाएगा, अपना वार केओस फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और इस केओस फॉर्म में वार का रेजिस्टेंस, वार की अटैक पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में मुझे आपको बताना था। चलिए आप एंजॉय करते हैं। अब जब तक नेक्स्ट चूजन 1 नहीं आता है तब तक हम अपनी कमेंट्री को शांत करते हैं। 100 years. Since the day Abaddon was taken from us, I have prayed for this moment. For your crimes, I would see you tried in the White City. But until this world is free of the Destroyer, its gates are closed to us, and justice will not wait. I sentence you here and now! Your justice can wait till we finish our little scrap, missy. There ain't no sport in jumping into a tussle that don't concern you. Go on, fly away, pigeons, before I pluck ya. Blasphemer! It is you who take sides in a battle that doesn't concern you! Please, allow me. That's what you get for touching what ain't yours. I'd duck if I were you. You'll go nowhere, Wholesome. You cannot escape your fate. Abaddon will be avenged. Defend yourself, traitor. It's all worked up just thinking about it, but I'll settle for watching you do it. Could be you really are who you say. Them pigeons seem mighty convinced, but I ain't. So once again, you know me, but I still don't know you. The Griever's lair. The Griever's beyond here. I had to seal these passages up tight to keep our pets out of my yard. Little bastards kept dropping by uninvited, taking things what don't belong to them.
I am who I claim to be. You kill that griever. Even make it back out of that hole, that'll be proof enough. Then, I promise, we'll have words. Now get off of my property before more pigeons come looking at crap in my yard. तो ये हमारे हैं नेक्स्ट चूजन ग्रीवर। फर्स्ट चूजन वन क़यामत थे, जिनका हर्ट हमारे वार भैया सेमाइल के पास लेके जा चुके हैं। सेमाइल उसको खा चुका है। और ये सेकंड चूजन वन है ग्रीवर। इसको डिफीट करना थोड़ा बहुत मुश्किल तो था, बट इतना भी मुश्किल नहीं था। और आप इस फाइट में देख सकते हैं किस तरीके से ये कुछ लेज़र अटैक कर सकता था, जिसको इवेड करना ईजिली जंप करके अपन इवेड कर सकते हैं। तो इन लेज़र अटैक्स को इवेड करने के बाद अपन इस ग्रीवर से डील करेंगे। तो आप इस ग्रीवर के नीचे देख पा रहे होंगे एक वाइट कलर का कुछ सॉलिड सा सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस ही इसको डैमेज होने से बचाता है। यदि अपन ने इसको यहाँ से डैमेज कर दिया तो फिर ग्रीवर को हराना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं किस तरीके से हम ये करेंगे। इसके लेज़र अटैक से बचने के बाद अपन को इस गन से इसको अटैक करना है और इंतज़ार करना है इसके नॉकआउट होने का। Let's find her and finish the job. And don't toy around with her this time. तो हमारे ग्रीवर भैया अपने फर्स्ट एनकाउंटर के बाद कहीं चले गए हैं। चलिए तो उनको ढूंढते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो अपने नीचे किसी प्लेटफॉर्म पे ग्रीवर भी आ चुके थे। और मैंने कहा जैसे कि वो वाइट जो उसके एक राउंड सा स्फीयर सा ग्रीवर के लगा, उसको तोड़ना है अपन को, जिससे कि अपन उसको ख़त्म कर सकें। तो इसके लिए अपन को एक रेल हमारे साइड में पड़ी है पीछे की साइड, जिसको यूज़ करना है। तो उसके पाथ को पहले हम उसकी जो पाथ ब्लॉक हो रखा है उसको अपनी गाउनलेट के हिट से तोड़ दिया है। अपना गाउनलेट बहुत ही पावरफुल वेपन है इस तरीके से हेवी ऑब्स्टेकल्स को ब्रेक करने के लिए। तो अगेन सेम प्रेडिक्टेबल लेज़र अटैक। और ये इसने अपने सभी लगभग रास्तों, सभी जो अवरोध थे, सभी जो ऑब्स्टिकल थे, उनको ब्रेक कर दिया है। अब हमको जाना उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि ग्रीवर की उस जो स्पीयर है उसको तोड़ा जा सके। तो हम पहुँच चुके हैं ये। अब इस ट्रेन को जब जोर से अपन हिट करेंगे तो ये रेल बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ही पावर के साथ ग्रीवर को अटैक करेगी। तो लेट्स एंजॉय द गेम।
disappoint me, horseman. You look quite small from up here. You can look me in the eye when I kill you. Let's see how you fare, horseman. With only 2 legs to carry you. हाँ तो दोस्तों बेसिकली ये एक सीज़न 1 तो नहीं है, बट ये एक स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके कारण मैं वापस आपके पास आया हूँ कमेंट्री करने के लिए। ये भैया है अपना अविसल ग्लैडिएटर। ये जिस हॉर्स पे बैठे हैं यही हॉर्स है हमारे वार भैया का, लेकिन ये हॉर्स काफ़ी नाराज़ है वार से, और नाराज़ होने के कारण आपको ऑब्वियसली पता ही है, क्योंकि पिछले 100 साल से अपने हॉर्स को वार ने संबंध नहीं किया था। हालांकि अपने हॉर्स को पता नहीं था कि वार किस तरीके से इम्प्रिजनमेंट में था चार्ड काउंसिल के अंडर, बट अब इसको किस तरीके से तो मनाना था ही था। तो अब इस अविसल ग्लैडिएटर से अपने वार भैया की लड़ाई होती है, जिसको हराने के बाद हॉर्स से भी इसकी एक एनकाउंटर टाइप, लड़ाई तो नहीं बोलेंगे, एनकाउंटर होता है जिसपे कि अपना वार अपने हॉर्स पे भरोसा दिखाते हुए उस पर अटैक नहीं करता है, उसको किल नहीं करता है, जिससे कि वह वापस उसका हॉर्स अपना फेथ इस वार पे शुरू कर देता है। इसी हॉर्स के कारण ही अब जो 3rd चूजन 1 है जिसका नाम है स्टाइजन, उसको वार हराना में कामयाब होगा, क्योंकि जो स्टाइजन है वो एक बड़े रेगिस्तान में है और रेगिस्तान में ह्यूमंस का चलना मुश्किल होता है, बट हमारे वार के हॉर्स के लिए ये कोई बच्चों का खेल है। तो इंतज़ार करते हैं 3rd चूजन 1 का और हम पुनः वापस आते हैं।
was only practice for the Stygian, the biggest and meanest of them all. हेलो दोस्तों, तो थर्ड चूजन वन स्टाइजन आ चुका है वार के सामने, जो कि डीमंस के द्वारा कैद किया हुआ है। तो इन छोटे मोटे डीमंस को जब ख़त्म करने के बाद स्टाइजन के पास पहुंचेंगे अपन, और स्टाइजन इन सब को इनके द्वारा जो इन्होंने चेंड कर रखा है स्टाइजन को, इन चेनों को तोड़ते हुए स्टाइजन फ्री होगा। और फ्री होने के बाद ये वार पे अटैक करेगा, फिर वार का समय आएगा इसको हराने के लिए। तो जब तक ये चीज़ शुरू होती है, मैं आपको डार्क साइडर की फर्स्ट की स्टोरी के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। बेसिकली क्रोनोलॉजिकली अपन बात करें तो डार्क साइडर 2 और डार्क साइडर 3 जो गेम प्ले था, वो जब अपना वार पृथ्वी पे आता है समन करने के कारण, और उसके बाद जब तक इम्प्रिजन रहता है चार्ड काउंसिल के पास, उस दौरान का वो टाइम था। फिर जब अपनी डेथ अपनी जर्नी ख़त्म करता है और फ्यूरी अपनी जर्नी ख़त्म करती है, तब वार को अलाउ किया जाता है चार्ड काउंसिल के द्वारा कि हाँ भाई आप पता करो कि किसने आपको प्लॉट किया है, और उस प्लॉट का पता करने फिर हमारा वार निकलता है। तो ये क्रोनोलॉजी थी जिसके बारे में मेरे को बताना था। और जो फोर्थ पार्ट है डार्क साइडर जेनेसिस, वो बेसिकली इन तीनों गेम के ही पहले की स्टोरी है। जब वो पैक्ट बनाया गया था, 7 सील बनाई गई थी, उस 7 सील को बनाने का कारण जो था वो डार्क साइडर 4th का प्लॉट है। तो डार्क साइडर 4th में किस तरीके से अपने वार और स्ट्राइफ निकलते हैं पता करने के लिए कि भाई लूसीफर क्या प्लानिंग कर रहा है। तो उस प्लानिंग के दौरान ही पता चलता है कि लूसीफर अपनी प्लानिंग में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुका है और जल्दी एक बड़ा युद्ध होने वाला है। और उस युद्ध को बचाने के लिए ही ये एक 7 सील की ट्रीटी साइन की जाती है एंजल्स और डीमंस के बीच, ताकि ह्यूमंस जब तक केपेबल नहीं हो जाते, जब तक कि कोई भी डीमन है अपना एंजल आपस में युद्ध ना करें। तो ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। तो चलो अपन स्टाइजन पे आ जाते हैं। स्टाइजन भैया फ्री हो चुके हैं। अब ये स्टाइजन भैया, पहले तो आप देखोगे गौर से तो इनके मुंह पे कुछ लोहे का सा कुछ आर्मर है। तो पहले तो इस ओपन को ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे कि ये इसका मुंह, जो कि एक इकलौती वनरेबल स्थान है, वनरेबल जगह है इस पर अटैक करने का। बाकी ये पूरी बॉडी इसकी काफ़ी मजबूत स्केल से, काफ़ी मजबूत लेयर से प्रोटेक्टेड है। केवल इसका माउथ ही है जो वल्नरेबल है, जिसके कारण वार ने इसके माउथ को ओपन किया। और अब अपन कुछ प्रेडिक्टेबल मूव को फॉलो करते हुए, कुछ अटैक करते हुए धीरे धीरे इस स्टाइजन को भी ख़त्म करेंगे। तो आप एंजॉय कीजिए वीडियो में किस तरीके से स्टाइजन को हराया जाता है।
nothing left to do but get the Stygian's heart back to Samael. Still, all these hearts, the power he'll get from them. I hope you know what you're doing. You honor me with your presence, horseman. There are so many stories about you. You have killed 3 of the Chosen, taken their hearts. Disturbing. Is that why you have come? To slay the final Tower Guardian? To take my heart? Did Samael tell you how he came to bear his tainted blood? Why his accursed power beats within our breast? It is not the tower that the Chosen protect, horsemen. Our charge is to prevent Samael's return at any cost. You may kill me and return to Samael with my heart. तो 3 चूजन वन को हराने के बाद अब फाइनली अपना वार पहुंच चुका है 4th चूजन वन सिलिता के पास, जो कि सारे चूजन वन में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखती है। Come for your तो counsel, इसी सिलिता को ख़त्म करने के दौरान वार को पता चलता है कि जो सेमाइल था एक्चुअली ये चारों चूजन वन डिस्ट्रॉयर के टावर को गार्ड नहीं कर रहे थे। सेमाइल उनको अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए मारना चाहता था, क्योंकि इन चारों के जो दिल हैं वो सेमाइल की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रखे थे और इन चारों के दिलों को खाने के बाद ही सेमाइल अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ सकता था। बट स्टिल चूँकि वार को अपने आंसर का जवाब डिस्ट्रॉयर के पास ही मिलने वाला था, दैट्स वाई अपना वार इन चीज़ों को गौर नहीं करता है और इस सिलिता के को भी ख़त्म करके इसके दिल को सेमाइल के पास लेके जाता है। चारों चीज़ों में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हराना था इस सिलिता को, क्योंकि इसके मूव्स का भी ज़्यादा ही अजीब गरीब थे कहना चाहूँगा मैं। हालांकि प्रिडिक्टेबल तो थे बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा रैंडम थे। रैंडम भी वैसे कहना सही नहीं रहेगा, बट हाँ काफ़ी हद तक टफ थे। हालांकि मैं आपको इसमें क्रेडिट करना बताऊँगा। तो सिलिता जो है टेलीपोर्टेशन पावर रखती है, तो ये टेलीपोर्ट होके कभी किसी वॉल पे चली जाएगी, कभी जस्ट वॉल के ऊपर आ जाएगी। तो अपन को जब वो वॉल के ऊपर आएगी तब उसको प्रिडिक्ट करना है और वहाँ से इवेड करना है और फिर सिलिता पे अटैक करना है। कुछ अटैक्स करने के बाद अपन जब सिलिता इस तरह से वॉल पे चिपक जाएगी तो अपन को फिर अपने वार को सिलिता तक पहुँचाना है
और सिलीता को वापस नीचे गिराना है। तो नीचे गिरते ही एक स्पाइक को जो उसके अंदर घुस जाएगा स्पाइक, उसके बाद सिलीता भैया शांत हो जाएगी और फिर अपन उसके भी हेड को ले जाकर समाइल को दे देंगे। सेमाइल फिर इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो वार को इजीली ख़त्म कर पाएगा अकॉर्डिंग टू सेमाइल। हालांकि वो ऐसा करता नहीं है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। कुछ एथिक्स होते हैं डीमंस के और एंजल्स के, कुछ कोड होते हैं, उनको पालन करते हुए सेमाइल वार के लिए रास्ता खोलता है आगे डिस्ट्रॉयर तक जाने का। तो डिस्ट्रॉयर तक जाने की जर्नी में बीच में भैया ये विकेड के नाम के एक बॉस से आप अपने चारों गेमों में सामना करोगे। विकेड के कुछ नहीं है, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस गेम का, जो कि बेसिकली मेन बॉस कोई डीमन नहीं है, बट हाँ इससे फाइट होती रहती है। तो डार्कसाइडर फर्स्ट में तो इस तरीके से ये एनकाउंटर होता है बीच में अपनी जर्नी के दौरान, बट डार्कसाइडर 2 में क्रूसिबल करके एक अलग से स्थान है जिस पे काफ़ी सारी स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस को जब हम फाइनली पार कर लेते हैं तो फाइनल बॉस के रूप में हमको विकेट गेम मिलता है, जिसको हराने तक हमको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। तो इसकी फाइट को आप एंजॉय करिए। Hiding something. Let's free him so we can find out what he knows. हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने कहा था कि गेम के शुरू में स्ट्रागा मिला था अपन को, जो कि उसका फर्स्ट एनकाउंटर था, और ये उसका सेकंड एनकाउंटर है जो कि मेरे ख्याल से लास्ट होने वाला है। उस समय वॉर की पावर अचानक ख़त्म हो गई थी, जिस कारण स्ट्रागा बच गए थे। और ये स्ट्रागा जो डिस्ट्रॉयर, जो मेन विलन है, मेन बॉस है अपने डार्कसाइडर फर्स्ट गेम का, उसका दायां हाथ है, सबसे ज़्यादा पावरफुल गार्डियन है उसका। और
इसको हराना भी ज़्यादा टफ नहीं है। हालांकि अभी इसके जो अटैकिंग मूव है वो पहले से थोड़े डिफरेंट हो चुके हैं, और डिफरेंट होने का कारण ऑब्वियसली कि ये अपने खुद के रियल में है। कहते हैं ना कि घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, यहाँ इसकी पावर्स काफ़ी बढ़ जाती है। और इसको हिट करने के लिए अपने पास ये जो पोर्टल्स हैं, एक इसके हाथ में जो हथियार है उसको पोर्टल लगा हुआ है, एक ग्राउंड का पोर्टल है। मेरा पोर्टल को एक्टिवेट करना है जिससे कि इसके पीछे की तरफ पोर्टल से फिर जंप कर जाएगा, और वहाँ पे एक स्विच है जिसको अटैक करने पर ये कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाएगा। इस तरीके से कुछ टाइम लगातार करने के बाद अपना स्ट्रगल को हरा पाएंगे। Stronger will punish you for that! Stronger will punish you for that!
As I said, Straga and the tower are one. Now let's see how useful I can be. तो स्ट्रागा को हराने के बाद अपना एक एंजल आता है जो कि पहले डिस्ट्रॉयर ने जिसको या इस स्ट्रागा ने इसको कैप्चर कर रखा था और अपने इच्छा से काम करवा रहा था। ये जो एंजल है ये ट्री ऑफ नॉलेज को गार्ड करता था, वेल ऑफ सोल को गार्ड करने वाला नॉलेज था, एंजल था। और जब ये स्ट्रागा को हरा देता है तो इसको यहाँ से इस टावर से पोर्टल के थ्रू ये वार को यहाँ से लेके चला जाता है और फिर ट्री ऑफ विजडम के पास जाने को कहता है जिससे कि इसको अपने सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल सकता था। हालांकि ट्री ऑफ विजडम इतना कहने में जितना आसान है उतना आसान, शब्द जितना आसान है उतना आसान था नहीं, क्योंकि जो भी ट्री ऑफ विजडम या ट्री ऑफ सोल वेल ऑफ सोल के पास जाता था वो पागल भी हो सकता था या उसकी जान भी जा सकती थी। बट वार को इन सबसे फ़र्क कहाँ पड़ने वाला था। वार भैया तो हमारे बड़े ही लीडर हैं, लेकिन ट्री ऑफ नॉलेज के पास जाने से पहले एक शेडो रियल्म को पार करना था हमारे वार को, जिसको पार करने के लिए ये एंजल हमारे एक मास्क वार को देते हैं जिससे कि इसको वार को खुद की शेडो के साथ फाइट करनी थी, जिस फाइट को जीतने के बाद वार ट्री ऑफ विजडम में जाता है और ट्री ऑफ विजडम उसको आगे भविष्य में क्या होने वाला वो बताता है। तो ये हम चूँकि बॉस की फाइट है इसमें ये नहीं दिखाएंगे, बट आपको मैं मौखिक तौर पे बता देता हूँ कि वो क्या दिखाता है। तो ट्री ऑफ विजडम दिखाता है कि जो अबेडोन गेम के शुरुआत में स्ट्रागा के द्वारा मारा गया था, एक्चुअली वो मारा नहीं गया था, वो डीमन रियल में चला गया था और डीमन रियल में उसके साथ शर्त रखी गई थी डिस्ट्रॉयर के द्वारा कि या तो वो चार्ड काउंसिल का शिकार बने या फिर वो हेवन में हेल में राज करें। तो डिस्ट्रॉयर के द्वारा इस शर्त को एबेडोन द्वारा मान लिया गया और एबेडोन के शरीर पे फिर डिस्ट्रॉयर ने कंट्रोल कर लिया और एबेडोन अब डिस्ट्रॉयर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डिस्ट्रॉयर इस पूरे गेम का मेन विलन है, आप कह सकते हैं एबेडोन इस पूरे गेम का, इस पूरी सीरीज डार्क साइड फर्स्ट का मेन विलन है। और उसी विज़न में उसको दिखाते हैं कि एक यूरिल नाम की एंजल उसको स्टेप कर देती है, तलवार से उसको मार देती है। तो ये सब विज़न देखने के बाद जब वार डिस्ट्रॉयर के पास जा रहा होता है तब यही यूरिल इससे दोबारा फाइट करती है एक पैक्ट के तहत, सैंक्टम पैक्ट के तहत, जिसके तहत ये जो भी दो योद्धा इसमें लड़ेंगे तो जो हारेगा उस योद्धा को मरना पड़ेगा। जब तक मरता नहीं तब तक ये सेट पूरा नहीं होता है। तो वार इस वाले युद्ध को जीतने के बाद उस यूरिल को मारता नहीं है, क्योंकि पता है उसको कि यही यूरिल बाद में उसको मारने वाले, जिससे ये सेट पूरा हो जाएगा। और मारने से मतलब मेरा ये मतलब नहीं कि मार ही देगी। ऐसा क्या होता है कि मरने के बाद भी वार नहीं होता है, इसके बारे में अपन लास्ट की डिस्ट्रॉयर से बॉस फाइट में नहीं जानेंगे, तो इंतज़ार करिए। Heaven's first gift awaits you. I will remain here with the Watcher. I'm not letting the horseman out of my sight. Where he goes, I go. Indeed. Go then, Darkling. Make for the tree. You will never reach the other side. Hurry up. And don't forget who holds the leash. This is no ambush, horseman. I come alone. I, Uriel of the Hellguard, champion of the White City, call you, horseman, to Nex Sacramentum. Fool.
I lay claim to your life before the Creator. Will you dishonor this law as well? Why? Because Abaddon said you understood honor, and because he was the best of us. The death oath cannot be broken until one falls by the hand of the other. I accept. Defend yourself. You underestimate me. Defend yourself, traitor. You underestimate me. Defend yourself. You underestimate me. Defend yourself, traitor. You underestimate me. Yes! What are you waiting for? Harvest this wench! What? Don't you dare walk away from me! The next sacramentum is mine. I decide when the angel dies, not you. You swore an oath to me. Abaddon is the destroyer. Liar! To protect you, he kept you from the truth. You pledged to follow your lord into hell, never knowing what awaited you, or what he would become.
He was betrayed and became the enemy of all creation. I've been to the tree. Its gift was truth, and I share it with you now. Remember the death oath. Soon it must be fulfilled. It's Abaddon. Uriel has led the Hellguard against him. It is as you foretold. The Hellguard will fall. Angel of Death, serve me one last time. She mistook me for someone else. She loved him, and I believe that he loved her long ago, before all this. Foolishly, he chose duty above all, and died for it. Will you do the same? Heaven hunts you. Hell hates you. All of creation cares not whether you live or die. Join me, war. Like a great sword, I will raise you up, and our enemies will shatter against us. The spoils of 1,000 victories will be yours. Or serve the justice of a corrupt council, and a creator who abandons his most faithful. I offer you this choice, horseman. Would you serve in heaven, or rule in hell? I choose what once a coward did not.
You have taught me something, Abaddon. Sometimes duty must be cast aside to do what must be done. It is not for duty that I kill you now. हाँ तो दोस्तों, डिस्ट्रॉयर AKA अबेडोन को हराने के बाद यहाँ एक बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि किस तरीके से जो अबेडोन ही था जिसने इस डर से कि डीमन ताकतवर होते जा रहे हैं और एक समय बाद हमको हरा देंगे, तो 6 सील को अबेडोन तोड़ देता है, जिसके कारण उसको पता था कि 7 सील टूटे बिना हॉर्समैन समन नहीं किए जाएंगे और हम जो इनके पावरफुल जो डीमन उस समय आएंगे 6 सील से टूटने के बाद, उन पावरफुल डीमंस को हरा देंगे, जिससे कि डीमंस की पावर कमज़ोर हो जाए। बट स्टिल हमारे वॉर को समनिंग मिलती है और समनिंग का कारण भी अपन को रिवील हो जाता है कि चार्ड काउंसिल ही थी जो डार्क अपने वॉर को समन करती है और ताकि उस पर ब्लेम डालती है कि सारे अपोकलिप्स या बैलेंस को ख़राब करने का जिम्मेदार वार ही था, जिससे कि वो वार से अपनी इच्छा अनुसार काम करा सके। क्योंकि जैसा कि अपन को पता है, हॉर्समैन का काम केवल बैलेंस रिस्टोर करना था, ये किसी के पर्सनल एजेंडे के कारण युद्ध नहीं करते थे। तो ये पर्सनल एजेंडा जो था उसको पूरा करने के लिए चार्ड काउंसिल ने वार पे ब्लेम डलवाया था। तो अब अपन स्टोरी के अंत में पहुंच गए और अपन अब यहाँ जानेंगे किस तरीके से वार इस स्टोरी में यूरिल के द्वारा मारा जाता है और वास्तव में मारा जाता है या नहीं मारा जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे वाचर था जो वार से अटैच था, क्योंकि ये वार से अटैच है इसलिए इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। अब होता यूँ है कि जैसे ही यूरियल वार पे अटैक करके उसको मार देती है, तो इस वाले लाइफ में ये वॉचर वार से अटैच था, इस कारण से मरते ही ये वॉचर
वार की बॉडी से डिटेच हो जाता है और 7th सील को भी इसको मारने के बाद यूरियल द्वारा तोड़ दिया जाता है, जिससे कि पुनः ये चारों वॉर्समैन सम्मन होते हैं। तो मरने के बाद जब ये पुनः वार सम्मन होता है, तो अब जब समनिंग वार की हुई तो ये वॉचर से डिटेच होता है और इस वॉचर की इसी की तेजी हमारा वार भैया कर देता है। और यहाँ पर एक मेरी थ्योरी समझ में आती है कि जिन 100 साल तक वार इम्प्रिजनमेंट पे था, उस दौरान डार्कसाइडर 2 में डेथ की मृत्यु हो जाती है वेल ऑफ सोल में कूदने के कारण। बट चूँकि अब दोबारा 7 सील के टूटने के कारण समनिंग हो रही है, तो वो पुनः अपना डेथ रिवाइव होके आता है। ये एक मेरी थ्योरी है जो कि शायद क्लियर होगी डार्कसाइडर 5th वाले पार्ट में या आगे आने वाले पार्टों में। You hear me? Never! Don't forget who holds the leash. I haven't forgotten. You knew. You knew what would happen here, what I would do. That's why you spared me. No, Then why? because I would not have the last of heaven's honor die with its champion. All debts are repaid. The duty I uphold, it may call me to raise my sword against you. And if that day comes, I won't hesitate. You will be hunted. The White City for certain. The Council, and there will be others. You would wage this war alone? No. Not alone.